मेरी 15 साल की बेटी को मेरा पति बहुत प्यार करता और कहता कि उसे तो मैं पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाऊंगा। जबकि मुझे यह सब देखकर बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरा पति उसका सौतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर टाइम अपने पति को शक की निगाहों से देखती रहती। पति ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे तीसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे पति के नंबर पर कॉल आए कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाइए। बेटी आई तो उसकी हालत अजीब ही होती। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक रोज़ बेटी का बैग खोलकर कॉफ़ी चेक की तो उस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोज़ाना एक स्कूल में 1 घंटा लेट आती हैं और आप स्कूल आइएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो बेटी को रोज़ाना टाइम पर स्कूल छोड़ता था। फिर यह कैसे हो सकता था? मैं उसी दिन पति से छुपाकर स्कूल में चली गई। टीचर से मिली तो उसने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। मैं तो अपने होशो हवास को खो बैठी थी। टीचर मेरी ज़ुबानी, मेरा नाम करीना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरे जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया और मुझ पर रोज़ हाथ उठाया करता था, रोज़ मुझ पर बहुत जुल्म ढाया करता था और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वह छोटी छोटी बातें जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थी। आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आता कि उसे मुझे मारकर क्या मिलता है। मेरी शादी जब हुई थी और मुझे यह समझ आ गया था कि बेटा, अब तुम जिस घर में जा रही हो उस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी यह सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा पति मुझे मारता फिरता, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता। वह मुझे ऐसे मारता जैसे पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वह जुर्म उगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता तो कहती थी कि गिर गई थी। भगवान ने मुझे एक बेटी दे दी, मगर मेरे पति तो फिर भी शर्म नहीं आई थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ जुर्म कर रहा है वह भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरे बेटे के साथ भी यह सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग टूट गई थी। और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर विदेश में रहता था, वह अचानक से मुझसे मिलने आया था। उसने यह सब देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। वह मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे पति ने भी कहा कि अगर यह वापस गई तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा तुम डिवोर्स भेज दीजिए, फिर उसके बाद मैं मुझे ठीक करूंगा। मेरे पति ने गुस्से में आकर मुझे डिवोर्स दे दिया और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया। उसने मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, तंग आकर तोड़कर ख़राब कर दी है। और अब मैं पहले की तरह ठीक से चल भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे पैरों में बड़ा तकलीफ़ होता था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। फिर भी मेरी शादी दोबारा से करवाई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि इस जैसी लड़की की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा पति पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। वह देखने में ज़्यादा बड़ी उम्र का भी नहीं लगता था। फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली, क्योंकि वह मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि यह एक अच्छा इंसान है, इसीलिए उसने शादी कर ली। हम लोग भी तसल्ली में थे। शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मेरा पहला पति तो मुझे बहुत मारता फिरता था, मगर यह वाला पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती
या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन पहले वाला पति तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में ही रही थी, इसीलिए अब रोशनी मुझसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नज़र आता तो इतना डर नहीं लगता था। ज़िंदगी इसी तरह बीतने लगी। जब पहले पति ने डिवोर्स हुआ तो मेरी बेटी 5 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 8 साल हो गए थे। मेरी बेटी 13 साल की हो गई थी और मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब 5वीं क्लास तक मैंने उसे पढ़ा लिया था और तो उसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिला करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मैं ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाती थी। मेरा पति भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता था, कहता था उसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे पति ने उसके एक नए स्कूल में एडमिशन करवा दिया। असल में मेरी बेटी के 2 साल खराब भी हुए थे। मेरे डिवोर्स और इस सारी समस्याओं में पड़े आज वह बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती। 13 साल की, अभी 8वीं क्लास में ही थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी और लंबी चौड़ी भी थी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज़्यादा उम्र की लगती थी। वह कहती थी, माँ लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला पति अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ने पर भी राजी नहीं था, तभी तो उसके 2 साल खराब हो गए थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया है वह हर दूसरे तीसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। जल्दी से अपने पति को भेजो कि जाकर बेटी को ले आए, वह बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? उसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। पति उसको वापस ले आया, लेकिन 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा 2 घंटे कहाँ लगाए? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबोगरीब तरह के सवाल कर रहे थे। आप उसके पापा हैं, लेकिन उसके पिछले सर्टिफिकेट पर तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ, तो मुझे स्कूल वालों से कोई कागज़ साइन करवा दिया और फिर बच्चों से पूछा कि यह आपके पापा हैं। जब उसने कहा कि मेरे पापा हैं तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहाँ से मैं सीधा डॉक्टर के पास ले गया इसे। इसकी हालत बहुत बुरी थी, डॉक्टर के पास बहुत भीड़ थी। इसी सब में 2 घंटे लग गए, लेकिन अब उसकी तबीयत पहले से अच्छी है। मेरी बेटी पहले से अच्छी हो गई थी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। वह जल्दी सो गई। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जब वह छोटी बच्ची थी तब भी नहीं होता था। अभी तो भगवान की कृपा से बड़ी हो रही थी। असल परेशानी मेरी तब शुरू हुई जब पहले हफ्ते भी यही हुआ। दोबारा से मेरी बेटी को मेरे पति ने डॉक्टर के पास ले गए थे। इस बार भी मेरा पति मेरी बेटी को लेने के लिए गया। पति ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि कमज़ोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दे। मैं बेटी की सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया। पैसों की समस्या नहीं थी। भगवान का शुक्र था कि हमें किसी से मांगने नहीं पड़ते थे। अपने घर में अच्छा वाला खाना पीना था। बेटी की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे कोई काम नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया था कि उसको होमवर्क कम दिया करें। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लिया करती थी। इसीलिए पति से कहा कि उसके स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से यह नोट लिख दो कि उसको कम काम दिया करे, उसकी तबीयत आजकल बड़ी ख़राब है। उसने भी काफ़ी पर लिख दिया कि बेटी भी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी और कुछ बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी, बस यही सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अगर मैं बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूँगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, सेहत ज़रूरी है। ज़िंदगी होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती। वह कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दो। और मुझे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि उसको दाल भात बहुत पसंद था। वह सब्जियां खाती थी, रात को दूध पिलाया करती थी। हम उसे फल फ्रूट भी खिलाते थे।
उसे सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। पति से कहा कि बहुत खर्च हो रहा है तो कहने लगा कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे उसने यह बहुत अच्छी बात कही थी। यह बेटी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ इस बात पर हैरान थी कि हफ्ते के अंदर ही मेरी बेटी बेहोश हो गई थी, क्योंकि एक बार तो चलो इत्तेफाक से हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन वह बेहोश हो जाती थी। मैंने उससे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम क्या स्कूल से ज़्यादा काम मिलता है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेरे पति को वह अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा पति शाम को उसे घुमाने भी ले जाया करता था ताकि और कहता था कि बाहर ले जा रहा हूँ ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। मुझे इस बात की खुशी थी कि वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। मेरा भी मन करता, बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सबने कहा कि यह तुम्हारी बेटी के लिए एक अजनबी आदमी है, उसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी, उससे अच्छा है कि शादी ही ना करो। मुझे कभी कभार यह सोचकर अपने पति पर शक भी होने लगता था, मगर मैं ऐसा शक अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था, देखने में ऐसे नहीं लगता था। मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफ़ी इज्जत दी और भगवान ने हमें दोबारा कोई औलाद भी नहीं दी थी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई, और वह भी हफ्ते वाले दिन। और इस बार रात को मैंने अपनी बेटी को के रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पर रो रही है। मैं अंदर चली गई। आखिर मेरी बेटी भी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। उसने कहा कि मैं बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे साइंस की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसने कहा कि पता है, लेकिन ऐसे ही है। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे पति को अंदर जाने नहीं देते होंगे, वह भला उनसे कैसे बात कर सकता है। मुझे उसकी क्लास टीचर से ही खुद ही बात करनी चाहिए थी। उसकी तबीयत खराब है, उसको कम काम दिया करो, और अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसकी सज़ा नहीं दिया करे। बीमार बंदा तो अपने आप को ही संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा। जहाँ तक मुझे पता है मेरे पति की तनख्वाह सिर्फ 10,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, उसमें बहुत मुनाफा हो रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दफ़ा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको ले जाइए। तो मैं अपने पति से कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, या फिर हम दोनों मिलकर चलते हैं। यह जानकर मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया, इस तरह से घबरा गया कि ना जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस टाइम बहुत भीड़ होती है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चल तो रहे हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर के पास भी बहुत भीड़ होती है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती। मेरे पति ने सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वह मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। मेरे पति की शक्ल बता रही थी कि वह मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल तो रहा है उन दोनों बाप बेटी के बीच, और मेरा पति भी उसका साथ दे रहा था। उसे उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता, पर मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, और मेरा पति भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता था कि बच्चों के साथ मिल जाए। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोन का इंतज़ार नहीं करूँगी। इसी हफ्ते टाइम निकालकर खुद उसको लेने चली जाऊँगी। पता करूँगी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उसके क्लास टीचर से पूछूँगी कि उसको कहीं ऐसे कम तो नहीं करने पड़ते जहाँ पंखा नहीं हो, या फिर उस स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रहे। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है? वह क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है? अगर उनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं
तो वह घर आकर बिल्कुल नहीं बताती, इसीलिए मुझे वहाँ खुद ही जाकर पता करना ही चाहिए था। इसीलिए मैंने जाने का इरादा कर भी लिया। एक दिन मेरा पति काम पर गया हुआ था और अभी छुट्टी में 2-3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी निपटा कर ख़त्म कर दिए और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ चली गई। अजीब बात यह थी, जब से उसका स्कूल में दाखिला करवाया था तब से मैं स्कूल में नहीं गई थी, क्योंकि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था, इसीलिए जब रिक्शा वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि मुझे इस स्कूल में जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा, तो कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा बस मुझे इसी एड्रेस पर उतार देना, स्कूल तो मैं खुद ढूंढ लूँगी। रास्ते में मैं सोचे जा रही थी कि एक रिक्शा वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन यह किस तरह का रिक्शा वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पहुँची तो गली के अंदर स्कूल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी ने बताया था उसका नाम मुझे एक बड़े से बिल्डिंग पर नज़र आ रहा था, लेकिन यह बहुत ही पुराना था और कोई उसको पढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन मैं समझ गई थी कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा दरवाजे पर ना कोई बाहर गार्ड बैठा था और ना ही आसपास में कोई बच्चा था या कोई रेडी वाला खड़ा दिखाई दे रहा था। वहाँ तो स्कूल जैसा कोई माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर गई और देखा तो अंदर काफ़ी सारे कमरे थे और वह अंदर भी कुछ स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। बिल्डिंग गंदी पड़ी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा इस नशेड़ी का यहाँ क्या काम, बच्चों के स्कूल के अंदर क्यों बैठा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बात में ज़रूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे गाने की आवाज़ आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि ऐसा गाना था जिस पर कोई डांस कर सकता था और वह गाना गूंज रहा था। मैंने कहा कि स्कूल के अंदर गाना क्यों गूंज रहा है। फिर मेरे ध्यान में आया कि 15 अगस्त तो आने वाली है, इसीलिए किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते रहते हैं। लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह परफॉर्म किया करती हैं और फिर इस तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता होगा। और अभी वैसे भी 15 अगस्त आने वाली थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी वहाँ पर लड़की नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नज़र आई जिसने बड़े वाक़ियात कपड़े पहने हुए थे, बहुत ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि किससे मिलना है आपको। मैंने कहा कि लता की क्लास कौन सी है। तो कहने लगी कौन सी लता, कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो दीदी। मैंने कहा कि लता कहाँ है, आपको पता है। वह कहने लगी लता जो गोरी सी है जिसके गाल पर तिल भी है। मैंने कहा हाँ हाँ वही। तो कहने लगी वह अभी बिजी है। मैंने सोचा कि शायद कोई क्लास चल रही है। फिर मैंने कहा अच्छा आप उसे बुला दीजिए। उसने कहा कि आधे घंटे बाद फ्री होकर आ जाएगी। और आप उसकी क्या लगती हैं? मैंने कहा मैं उसकी माँ हूँ। और वह औरत वहाँ से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वह मुझ पर क्यों हंस रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था और उस आदमी के पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी लता है। मैं हैरान रह गई और एक झटके में मुझे समझ आ गया कि यह कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवायफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि क्या हो रहा है यहाँ, तुम यह सब क्या कर रही हो। मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती हैं, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। और फिर एक औरत वहाँ पर आई और कहने लगी उसको क्यों मार रही हो, उसका बाप तो उसे खुशी से यहाँ लेकर आता है। और फिर उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। उसने कहा
यहाँ लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। तुम्हारा पति भी उसकी हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़कर जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है। मगर तुम्हारी लड़की यहाँ हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारे पति वसूल करता है। तुम्हारे पति ने घर का नंबर भी दिया था कि मेरी बीवी को शक ना हो, बस तुम इस तरह से बात करना, मैं खुद समझ जाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमें कहा था कि तुम उसकी माँ नहीं हो और यह उसकी बच्ची है। वह अकेला ही इस बच्ची का मालिक है। तो मैंने कहा, वह झूठ बोलता है, उसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर आप बाप होता तो उसके साथ ऐसे थोड़ी ना करता। इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी भी लड़कियाँ आती हैं जिनको उनके माँ बाप छोड़कर जाते हैं। यह सब गरीबों की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते उसे टाइम से ज़रूर भेज देना। मैं चुप हो गई क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा पति था। मैं घर गई, बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको यह भी बताया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है। अपने पति पर भी केस करवा दिया। मेरा पति मेरी बेटी को वहाँ पर भेज रहा था और सारा कुछ तो मुझे पता था। मैंने उसको बता दिया। किस्मत से पुलिस का बड़ा ऑफिसर खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैं उसको भी सब कुछ बताया था। उसने जल्दी से वहाँ पर इंक्वायरी भेजी। उन सब लोगों के साथ साथ मेरे पति को भी हिरासत में ले लिया गया। मेरे पति की अपनी बच्ची होती तो क्या ऐसा करते? उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मेरे अंदर शैतान जा गया था। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था, बल्कि तुम खुद शैतान हो। उसने कहा कि यह केस ले लो वापस, भले ही मुझे अपने हाथों से कोई सज़ा दे दो। मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा, मैं केस कैसे वापस ले लूँ? मैं नहीं लूँगी। तुम भी उनके गिरोह के साथ शामिल थे, तो सज़ा उनको मिलेगी, वही तुम्हें भी मिलेगी। मैं उसके खिलाफ भी केस करवा दिया था। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। अब तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना उसके सौतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ तो उसे ज़माने ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने वह मोहल्ला भी छोड़ दिया और अपने पति से डिवोर्स भी ले लिया। उसके बाद अपने भाई के घर दूसरे मोहल्ले में चली गई, जहाँ मेरी बेटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। वैसे तो इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चला और मैंने भी किसी से कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसने मुश्किल से 12वीं पास की, उसके बाद भी घर बैठकर पढ़ाई करती रही, तो मैं उसकी शादी कर दी। इस बीच मैंने उसे किस तरह संभाला फिर भी मैं जानती हूँ, बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी मैं उससे बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुँह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस आदमी का, जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। भगवान सबकी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे और उनके नसीब में अच्छा करे। आप लोग बताइए, उसने मेरा क्या कसूर था? मेरे तो दोनों पति हरामी निकले। अब आप लोग बताइए, मुझे उसके आगे कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? क्या मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? अपनी बेटी के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार दूं? तो आप लोग बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।